नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। वकील अख्तर का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि उस शख्स के गम का कोई अंदाजा लगाए जिसको कभी रोते हुए देखा ना किसी ने। अक्सर होता यह है कि हमारी दुख तकलीफ हम अपने तक ही रखते हैं। कई बार ये लगता है किसी को बताएंगे तो शायद कोई समझ ही नहीं पाएगा या उसे कोई बांटेगा नहीं। अक्सर ऐसा होता रहता है। दर्द की अगर बात करें, बहुत से लोग चुपचाप दर्द सहते रहते हैं। बात करें अगर आर्थराइटिस की, जिसको आमतौर पर हम सब गठिया के नाम से जानते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का हमेशा इस कार्यक्रम में आकर यह कहना है कि आर्थराइटिस तो कई प्रकार का होता है, बल्कि 100 से भी अधिक प्रकार का होता है। तो आर्थराइटिस को लेकर अक्सर लोग अपना जीवन जीते रहते हैं। कुछ ऐसे इलाज भी करते रहते हैं जो कहीं उन्होंने सुन लिए या किसी ने उन्हें बता दिया। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि जिन्हें गठिया की शिकायत यानी आर्थराइटिस की शिकायत होती है, वो अपने जीवन का लगभग 21% हिस्सा उस दर्द के साथ जीते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आर्थराइटिस के साथ जीना और उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। आज ये समझना कि क्या हम आर्थराइटिस के साथ एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, बहुत विस्तार से आज हम जरूर जानेंगे टोटल हेल्थ में। और साथ ही ये भी समझेंगे कि दरअसल आर्थराइटिस को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो कुल हृदय रोगी हैं उसमें से तकरीबन 57% को आर्थराइटिस का खतरा होता है। हाइपरटेंसिव यानी उच्च रक्तचाप से ग्रस्त लोगों की बात की जाए तो तकरीबन 44% को, मधुमेह के कुल रोगियों में से तकरीबन 57% को, और जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं उनमें से तकरीबन 36% को आर्थराइटिस रोग से ग्रस्त होने की संभावना होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस रोग के बारे में समझना और इसकी गंभीरता को जानना। आर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित रोग है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये बढ़ती उम्र में देखा जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं और अलग अलग कारण भी। बढ़ती उम्र, मोटापा, जोड़ों में लगी चोट और कई ऐसे कारक हैं जिनसे आर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। आर्थराइटिस की शुरुआत जोड़ों में दर्द, जकड़न या सूजन जैसी समस्याओं से होती है। जोड़ में टेढ़ापन आ सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को रोजमर्रा के कार्य करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है और उसका जीवन प्रभावित होता है। आर्थराइटिस के इलाज में दवाएं, सर्जरी और फिजियोथेरेपी की विशेष उपयोगिता है। इलाज कैसे किया जाए ये इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की आर्थराइटिस है। इलाज द्वारा आर्थराइटिस के रोगी के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है अगर रोग की जल्द पहचान हो और सही तरीके से इलाज किया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। सेहत के अगर बड़े खतरों की बात करें तो सिर्फ बातचीत अक्सर जो होती है लोगों के बीच में, वो 3-4 बड़े खतरों के बारे में होकर बंद हो जाती है। अगर आर्थराइटिस से किसी व्यक्ति को समस्या है तो अक्सर ये कहा जाता है ये बढ़ती उम्र का रोग है, तुम्हें हो गया तो क्या बड़ी बात है, जल्दी हो गया है कोई बात नहीं, कुछ दर्द की गोलियां खा लो। लेकिन ये सच नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। क्या सही है और क्या जानकारी होनी चाहिए, क्यों ना विशेषज्ञों से ही पूछें। क्योंकि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जो लोग आर्थराइटिस रोग से ग्रस्त होते हैं उसमें से तकरीबन 60 से 65% लोग ऐसे हैं जिनको किसी तरह की समस्या होती है, जोड़ का टेढ़ापन हो या फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होने की बात हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस विषय में विस्तार से समझना। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमा कुमार। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं र्यूमेटोलॉजी डिवीजन, एम्स से। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से। नमस्कार। डॉक्टर एस.एल. यादव, प्रोफेसर फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी है या क्या सावधानियां रखनी है आर्थराइटिस के रोगियों को, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सूर्यभान सिंह। आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से। डॉक्टर उमा कुमार, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम आर्थराइटिस की बात करें
ये सचमुच कितनी बड़ी समस्या है भारत में और दुनिया भर में, खासतौर पर जो एक स्टडी जो आई है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें। हाँ, जो आपने कोट भी किया कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसेबिलिटी स्टडी 2010 जो रिसेंटली 2015 में पब्लिश हुई है, उससे एक बार फिर ये एस्टेब्लिश हो गया है कि मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स मींस जोड़ और मांसपेशियों की तकलीफ बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है डिसेबिलिटी की और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो अफेक्टेड हो जाती है इंडिविजुअल्स में। 21% प्रेवलेंस है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम का, जो कि किसी भी कंडीशन से बहुत ज़्यादा है। इट कम्स सेकेंड टू ओनली मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तो आप समझ सकते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट है ये। और दूसरा ये है, इस स्टडी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि जो जुवेनाइल कंडीशंस हैं, बच्चों में जो आर्थराइटिस होती है, वो इसमें इंक्लूड नहीं की गई थी। इसमें करीब करीब 281 कंडीशन स्टडी किए गए थे, जिसमें कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, वो सेकेंड नंबर पर आता है। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम को लेकर कोई भी अवेयरनेस या कोई एम्फेसिस नहीं है। आप देखें तो हमारे देश में कोई भी प्रोग्राम नहीं है मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को लेकर। और एक चीज़ और भी है कि जो इंडिविजुअल इससे सफ़र करता है, आर्थराइटिस जिसको होती है, वो अगर अबव पॉवर्टी लाइन है तो जिसका इलाज कराने के लिए उसका सब कुछ बिक जाता है और वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो फैमिली का ब्रेड अर्नर है वो काम नहीं कर पाता, तो पूरा परिवार अफेक्टेड हो जाता है। जबकि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हाँ वो सीरियस इलनेसेस हैं, मोर्टेलिटी उसमें ज़्यादा है, लेकिन फिर भी तो इंडिविजुअल कैन वॉक, कैन गो टू वर्क। तो मैं तो ये कहूँगी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीजेस इन आवर कंट्री। जी डॉक्टर अजय शुक्ला, ये जो स्थिति डॉक्टर उमा कुमार ने सामने रखी है, इससे ये बात तो साफ है कि गंभीरता बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसा ये कह रही हैं कि न तो प्रोग्राम्स या अवेयरनेस की बात की जाए, वहाँ पर भी लेवल कम है। और अगर दूसरा पेशेंट्स की तरफ से देखें तो अक्सर व्यक्ति को ये लगता है, काफ़ी सारे विशेषज्ञों से बात हुई, उनका ये कहना था कि तकरीबन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत देर से आते हैं, यानी उनको भी ये लगता है कि जोड़ों में दर्द हो रही है, सूजन है तो मामूली बात है, तो डॉक्टर के पास अभी क्या जाना। तो ये जो गंभीरता समझने की बात है, या फिर इसका प्रभाव बाद में जाके इतना गंभीर हो सकता है, कहीं ना कहीं जो हमारी समझ है और उसके विषय में जानकारी है, इसको प्रभावित कर रही है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में किसी भी बीमारी में डायग्नोसिस जल्दी करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वही डायग्नोसिस आपकी डिले हो जाती है तो आपके आउटकम में बहुत फ़र्क आता है। आप जल्दी जाते हैं, आज की तारीख में दवाइयाँ अच्छी हैं, बहुत एडवांसेस हुए मेडिसिन में, तो आप जो है जल्दी ठीक हो सकते हैं। इनफैक्ट जो है बहुत स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कहा गया है कि अभी रिसेंट जो मेडिसिन्स आई हैं, तो बच्चों में भी जो पहले जो बीमारियां जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती थी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो पहले तो लोग दवाइयों के बावजूद जो उस समय अवेलेबल थी, उनको आगे चल के सर्जरी तक पहुंचना पड़ता था। आजकल दवाइयां ऐसी हैं कि मोर देन 70% लोग जो हैं वो रिमिशन में चले जाते हैं, उनको बाद में दवाइयां भी छोड़नी पड़ती हैं, सर्जरी की तो बात ही मतलब स्टेज ही नहीं पहुंचती है। लेकिन तो ये जो देर से आने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों को भी ऐसा लगता है कि अगर हार्ट डिजीज़ की बात करें या स्ट्रोक की बात करें तो वहाँ पर तो उसको गंभीरता से भी लिया जाता है और इमरजेंसी भी माना जाता है, लेकिन शायद इनिशियल स्टेज पर यहाँ पर उनको बहुत फ़र्क नहीं मालूम चलता। जी, असल में इसमें बहुत सारे सोशल फैक्टर्स भी हैं। एक तो लिटरेसी है, एजुकेशन उतना नहीं है लोगों में, अवेयरनेस नहीं है। बट आजकल धीरे धीरे क्योंकि टेलीविज़न घरों में जा रहा है, इंटरनेट बहुत जगह जा रहा है, और लोग खुद एक दूसरे की कंडीशन देख के समझ जाते हैं। जिस आदमी को कंडीशन हो रखी है वो उस बीमारी के बारे में अगर वो समझ ले तो वो औरों को खुद भी गाइड कर सकता है। तो ऐसे करके अवेयरनेस फैल सकती है। लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जोड़ों की तकलीफ़ को लाइटली ना लें, और अगर वो जल्दी जाएंगे, जल्दी इलाज कराएंगे, तो फिर डिसेबिलिटी उनके अंदर आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी डॉक्टर यादव, एक बात जो स्टडी के ज़रिए भी जो आंकड़े सामने आए हैं, उनसे ये भी एक बात सामने आती है कि पिछले कुछ दशकों में
खासतौर पर 2 दशकों की अगर बात करें, उनमें ये मामले बढ़े हैं, यानी आर्थराइटिस के मामलों में वृद्धि हुई है। ये मामलों में जो वृद्धि हो रही है, क्या भारत में भी आप किस तरह के रोगियों का अगर हम प्रोफाइल अगर हम देखने की समझने की कोशिश करें तो किस तरह का आप देख रहे हैं? नहीं, खासकर जो आजकल हम रोजमर्रा की ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, उनको देखते हैं, मोटापा एक बहुत ज़्यादा एपिडेमिक हो गया है और मोटापे की वजह से आर्थराइटिस। और मोटापा क्यों हो रहा है कि रोजमर्रा में लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है आजकल, तो उसी की वजह से आर्थराइटिस हो रही है। अगर हम यंग पॉपुलेशन की बात करें तो उन लोगों को कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इंजरी होती हैं, जिसको लोग लंबे समय तक नेगलेक्ट करते रहते हैं और उस नेगलेक्ट की वजह से जब ट्रीटमेंट सीख नहीं करते हैं तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेज उनके जोड़ों में शुरू हो जाते हैं और फिर उनको पेन वाली समस्याएं होने लग जाती हैं। ऐसे ही कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हुआ जी, या हाइपोथायराइडिज्म हुआ, वो भी एक कॉज है। उनको प्राइमरीली ट्रीट नहीं करेंगे, मोटापा बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा है, आजकल जितने भी हम लोग हैं, मोस्ट ऑफ द यंग पॉपुलेशन की बात करूं तो वो इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, ज़्यादातर टाइम अपना समय लैपटॉप, कंप्यूटर्स या अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे व्यस्त रहते हैं, उसकी वजह से भी उनकी एक्टिविटी नहीं होती। चौथा, उनका एक्सपोजर भी इसी की वजह से बंद हो जाता है, बाहर जैसे धूप में जाना, एक्टिविटी नहीं होना, तो विटामिन डी की भी प्रॉब्लम उनके अंदर आने शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आर्थराइटिस बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई आजकल रोज के ओपीडी में जो हम देखते हैं, पेशेंट एनकाउंटर करते हैं। डॉक्टर उमा कुमार, आर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं और ये कहते हैं कि आर्थराइटिस कई प्रकार की हो सकती है, दरअसल आर्थराइटिस क्या है, किस तरह के बदलाव आते हैं शरीर में या जोड़ों में, और जब प्रकार की बात की जाती है तो किस तरह से अलग किया जाए? किरण जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि 1990 से लेकर 2010 तक जो आंकड़े बताते हैं 45% इंक्रीज हुई है इन द प्रेवलेंस ऑफ आर्थराइटिस, और वी कैन से मस्कुलो स्केलेटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो विच इज़ अ वेरी बिग नंबर, राइट। एंड दूसरा ये है कि क्यों बढ़ रही है समस्या, जैसा कि डॉक्टर यादव ने बताया, उसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द ऑकरेंस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस, जो जिसमें आर्थराइटिस आ जाती है, राइट। लाइक इन्फेक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, हाइजीनिक कंडीशंस में असर पड़ा है, तो वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि आर्थराइटिस के प्रेवलेंस को बढ़ा रहे हैं। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज आर्थराइटिस। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जोड़ों में दर्द होना, सूजन आ जाना, उनके मूवमेंट में पेन होना, फंक्शन अफेक्ट हो जाता है, तो वो एक लक्षण होता है आर्थराइटिस का। और मॉर्निंग स्टिफनेस होना, जहाँ पे जो स्टिफनेस है वो मोर देन 30 मिनट्स अगर है तो डेफिनेटली दैट इज़ सिग्निफिकेंट। 2-4 मिनट की सुबह में जॉइंट्स में स्टिफनेस हो रही है अराउंड 40s, तो चिंता करने की बात नहीं होती। और टाइप्स की जब बात करते हैं तो ब्रॉडली वी क्लासीफाई इट इनटू 2, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तो इसका मतलब ये होता है, जो इन्फ्लेमेटरी वाला ग्रुप होता है उसमें सूजन, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है, और उसका जो इन्फ्लेमेशन है अफेक्ट पड़ता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, और उसके अंडर जो कंडीशंस आते हैं, टू नेम फ्यू, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसस, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी कह देते हैं। और जो नॉन इन्फ्लेमेटरी ग्रुप है उसमें कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस इंक्लूडेड होता है। जी, एक छोटी सी बात डॉक्टर उमा कुमार, चूंकि आपने मॉर्निंग स्टिफनेस की बात कही, थोड़ा सा उसको और स्पष्ट कर दें। आपने कहा कि 2-4-5 मिनट अगर रहती है तो ये 40 की उम्र के बाद सामान्य बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत से लोगों को पाँव रखते ही, सुबह उठते ही, जिनको बहुत दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है, और जो कुछ देर रहे, मतलब अगर 5-10 मिनट रहे तब भी सामान्य मानेंगे आप उसे, या और कभी कभी हो, हर रोज़ ना हो? हाँ, वो कभी कभी हो, उसके लिए बहुत चिंता नहीं करनी, क्योंकि उसके वजह बहुत होते हैं। पर्टिकुलरली इन लेडीज दे वेयर हाई हील्स, तो पूरा प्रेशर रहता है हील्स पे, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। दूसरा यह है कि कई मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें हो सकता है। कुछ बॉडी में डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, जैसे कॉमनली विटामिन डी डेफिशिएंसी जो आजकल देखने में आती है। मोर देन 80% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसकी वजह से हो जाते हैं। तो वो करेक्टेबल कॉजेज होते हैं। और कुछ में फुट डिफॉर्मिटी होती हैं, फ्लैट फुट होता है तो प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। बट ये है कि इफ दैट इज परसिस्टेंट तो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अगर वो लगातार रहे। डॉक्टर शुक्ला, बहुत विस्तार से डॉक्टर उमा कुमार ने जो उसके टाइप्स होते हैं वो हमें बताए। अगर हम कारणों की बात समझने की कोशिश करें तो कारण क्या होता है
अक्सर तो पता चलता है हम ठीक ठाक थे, फिर जोड़ों में समस्या शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गया, टेढ़े होने शुरू हो गए, क्या हुआ ये? असल में कारण भी ब्रॉडली दो किस्म के हैं। जैसे एक तो है जो वेयर एंड टियर, जो उम्र के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजेनरेटिव आर्थराइटिस। तो समय के साथ साथ प्लस छोटे मोटे डे टू डे के जो एक्टिविटीज़ में ट्रॉमा होता है, उससे वो वेयर एंड टियर बढ़ सकता है। और या कोई और पहले आपको बीमारी रही हो जोड़ों की, उससे वेयर एंड टियर बढ़ सकता है। तो एक तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, जो नॉर्मली ज़्यादा एल्डरली लोगों में देखी जाती है के साथ और जोड़ पुराने होने के साथ साथ। हाँ, जोड़ पुराने के साथ साथ, या जोड़ों में पहले कोई तकलीफ रही हो जो ठीक हो गई हो, बट वो जोड़ फिर जो है ना वो प्रीडिस्पोज हो जाते हैं जल्दी ख़राब होने को। तो एक तो वो सेट है, और दूसरा सेट है जिसमें कि जो है जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी, जो कि जिसमें कि कई सारे कारण हैं। बेसिकली क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक ट्रिगर जो है वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी का जो मैकेनिज़्म है, जो कि बाहर के जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो बाहर के ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है, वो बॉडी के जॉइंट्स और बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एंड देन उसके अलावा और भी ग्रुप्स हैं, जैसे इन्फेक्शंस, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, जैसे कि टीबी और दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अभी भी बहुत पेशेंट्स आते हैं और जिसमें कि वाकई में बहुत हाई रिस्क अभी भी है कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना लें तो वो जॉइंट्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। एंड प्लस ऑफ कोर्स और बीमारियां हैं, जैसे कि गाउट्स, बहुत लोगों को कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके जॉइंट्स जो है टेढ़े होते हैं। बहुत लोग जो है जैसे यंग जो पीपल है, वो लिगमेंट इंजरीज हो जाती है, ट्रॉमा हो जाते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। इंस्टेड कि वो उसका ट्रीटमेंट कराएं, अगर ज़रूरत हो उसकी सर्जरी कराएं, उसको छोड़ देते हैं। वो जॉइंट फिर जो है अनस्टेबल हो जाता है, एंड देन फिर वो आगे चल के जो है वो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आप अगर दूसरी तरफ लाइफस्टाइल का अगर इफेक्ट देखें तो आपका वेट ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, आप जॉइंट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो वो भी फिर ख़राब होते हैं। आपका डाइट ठीक नहीं, न्यूट्रिशन ठीक नहीं, सो मेनी थिंग्स, पोस्चर ठीक नहीं। तो तमाम कारण हैं डॉक्टर यादव जिनकी वजह से शुरुआत हो सकती है समस्या की। अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए आर्थराइटिस के लक्षण शुरू हो गए, वहाँ पर ये सबसे पहले होता है कि अगर पेन हो रहा है तो दवा ले ली जाए या फिर मसाज करवाई जाए, या किस तरह से इसको जो पेन है या स्वेलिंग है उसको वहीं पर कम करने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन फिजियोथेरेपी या कब विशेषज्ञ के पास जाना है, ये दो मुद्दे हैं जहां पर कहीं ना कहीं असर हो सकता है अगर, जैसा डॉक्टर शुक्ला ने कहा, कि अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो पाए। तो किन बातों का यहाँ ध्यान रखना होगा, क्योंकि मसाज करवा लेना या पेन किलर सालों साल लेते रहना बहुत ही आम बात है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे डॉक्टर शुक्ला ने कहा, एक तो एक्टिविटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। एक्टिविटी मीन्स कि रोज वॉक करें, एटलीस्ट 40 मिनट्स ए डे, मिनिमम 5 डेज इन अ वीक। उसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जिससे सारे जॉइंट्स उनको हम स्ट्रेच कर सकें। तीसरा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, फिर एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। अगर हम ये करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, कभी भी आर्थराइटिस या मतलब कोई भी पेन हो उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, और अगर करेक्ट डायग्नोसिस जल्दी हो जाए तो उसको सब्सिक्वेंटली ट्रीट भी कर सकते हैं, चाहे वो मेडिसिन का पार्ट हो, चाहे बहुत सारी इलेक्ट्रोथेरेपी गैजेट्स हैं उनको हम यूज़ करें, या उनको हम एक्सरसाइज बताएं, या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए उनको ठीक करें। और डाइट क्या चाहिए उनको, जैसे विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट डाइट हो, विटामिन डी हो, फ्लेवोनॉइड्स हो, इस तरह की डाइट का इंक्लूजन करने से इस तरह की डिजीज़ को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, अकरेंस से भी और रिकरेंस से भी रोक सकते हैं, और साथ साथ में उनका सिम्टम्स भी हम कम कर सकते हैं। जी, तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में। कुछ बातें हमने जानी हैं, बहुत सी बातें जानना अभी बाकी है, ये सब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। Dark and utterly bleak, when our land lay sick in a fevered swoon, O loving mother, you held us close and shielded us from times morose.
your lowered but ever watchful eyes, so pure, so faithfully sanctified, granted us your special boon. You, the remover of all agony, you, the guardian of our destiny. Jai He, Jai He, Jai He. Victory forever to you. घोर तिमिर घन निबिड़ निशीथे पीड़ित मूर्छित देशे जाग्रत छिल तव अविचल मंगल नट नयनी अनिमेषे तू स्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके स्नेहमयी तुमी माता जनगण दुखत्रायक जय हे भारत भाग्य विधाता ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आर्थराइटिस रोग के बारे में हम बात कर चुके हैं और विशेषज्ञों से हमने जाना है कि इसके कारण क्या होते हैं। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि जब किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस रोग हो जाता है तो रोज़मर्रा के कार्य करने में उसको काफ़ी समस्याएं होती हैं। सूर्यभान सिंह जी, आपसे हम ये समझें कि किस तरह से वो अपनी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उनको बेहतर कर सकता है और किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। एक्चुअली जब आर्थराइटिस हो जाता है तो क्या होता है, पेशेंट को एक्सरसाइज बताया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब पेशेंट आता है हमारे पास तो एक एक्यूट केस में आता है, एक क्रोनिक केस में आता है। जब एक्यूट केस में होता है तो उसके हाथ में सूजन होते हैं और बहुत पेन होता है, रेडनेस होता है। उस टाइम एक्सरसाइज हल्के फुल्के करना चाहिए, ना कि स्ट्रेस ज़्यादा देना चाहिए। और जब क्रोनिक केस आता है, जब उसका हाथ टेढ़ा हो जाता है, तब हम उसको स्ट्रेच करके सीधा करना चाहिए। ये चीज़ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। और लेकिन अगर आर्थराइटिस हो जाता है तब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। जैसे आर्थराइटिस हो गया एक पेशेंट को, तो लोग क्या करते हैं आजकल ऐसे वाला यूज़ करते हैं जिसमें हमको बार बार यूज़ करने से हाथ में बहुत दबाव पड़ता है, दरवाजे के हैंडल जो हैंडल को जी। तो इसमें हम क्या करें, ये चीज लगाएं जिससे जस्ट ऐसे करके पाम से यूज करने से ज्यादा अच्छा जी। आप रहेगा। कैमरे की तरफ इसको टर्न करके दिखाएं सूर्यभान सिंह जी कि किस तरीके से अगर जो आप है इसको यूज किया जा इस सकता चीज को अगर आप ऐसे कर लें तो आसान रहेगा, ना कि इसको ऐसे से करके बार बार करेंगे तो जॉइंट्स में ज्यादा मोबिलाइज होगा और स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको आर्थराइटिस हो गया है तो हम ऐसे चम्मच यूज करेंगे। ये चम्मच से क्या, अगर आपका ऐसा हाथ है तो इस तरह खा सकते हैं जिसमें इसका जोर कम पड़ेगा हाथों में। और अगर हाथ बहुत टेढ़ा हो गया और बेचारा खाना नहीं खा पा रहा है, देयर इज कॉल्ड यूनिवर्सल कफ। यूनिवर्सल कफ को हम सीधा ऐसे पकड़ के रख सकते हैं और फिर ऐसे करके खाना खा सकते हैं। एटलीस्ट वो बंदा खाना तो खा सकता है। और अगर वो बंदा, मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसका नाम एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सफ़र किया था। ही वॉज नॉट एबल टू वियर, अपने चड्डी नहीं पहन पाता था, कभी कभी पहनता भी नहीं था और पैंट नहीं पहन पाता। तो उसके लिए एक रिचर जैसा चीज़ है। रिचर क्या कर सकते हैं, हम उसको पकड़ के खींच के अपने पैंट को ऊपर कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल है, जिसमें आपको बेंड नहीं करना पड़ेगा, ना झुकना पड़ेगा। इसी तरह अगर आदमी आता है तो बाथरूम में नहाने के लिए उसको बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हाथ पहुंचता नहीं है, सिर नहीं धो पाता, बदन नहीं पहुंच पाता क्योंकि बहुत दर्द होता है। तो इसके लिए इसको ये बोल देते हैं जिससे वो आराम से हाथ लगा के पीछे यूज़ कर सकता है। फिर जोड़ों को कैसे देखभाल रखना, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हाथ टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा क्यों होता है, क्योंकि हम जो भी काम खोलते हैं तो ऐसे खोलते हैं और प्रेशर लगाए खोलते हैं। तो कोशिश करना ये कि अगर ढक्कन खोलना पड़े तो हम दोनों पैर में फंसा कर, तो नीचे पकड़े इसको, ऐसे कर ऐसे करेंगे। ऐसे करेंगे तो हाथ पे जोरों पे कम असर पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से रखना चाहिए कि अगर आपको आर्थराइटिस हो जाता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो मैं बता दिया, क्या नहीं करना चाहिए उसके पर मैं फोकस करने जा रहा हूँ। जैसे कि कोई काम लगातार नहीं करें, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, बीच में ब्रेक ना मिले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी अगर सीढ़ी चढ़ें तो बीच में रुक जाना चाहिए, उसमें वहाँ बैठ जाएं। अगर आप नहा रहे हैं तो स्टूल का प्रयोग करें क्योंकि नहाने में बहुत टाइम लगता है। किचन में जा रहे हैं तो स्टूल का प्रयोग करें। और अगर सेल्फ होता है तो सेल्फ जो
अपने छाती की हाइट पे होना चाहिए, जिससे बार बार उसको उठक बैठक ना करनी पड़े। कोई स्टोरेज, मान लो चाय बनाना पड़े तो सब सामान को पहले एक तरफ रखें फिर चाय बनाएं। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और शायद बहुत से लोगों को जिनको ये समस्या नहीं है उनको शायद अजीब भी लग रहा हो कि ये कौन सी बड़ी बात है, नहाना, कपड़े पहनना, दरवाज़ा खोलना, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। लेकिन उससे पूछिए जिसको ये तकलीफ होती है। डॉक्टर उमा कुमार, बात आती है मैनेजमेंट की। हमारे पास एक दर्शक हैं टूंडला से, उन्होंने ईमेल भेजा है, पाल हैं, वो ये लिखते हैं कि उनके माता पिता को तकलीफ है, उनको जोड़ों में दर्द होता है और वहाँ एक अस्पताल में दिखा रहे हैं उनको, वो सिर्फ उनको डॉक्टर्स वहाँ पर पेन किलर्स दे रहे हैं। जिस किसी को भी जोड़ों में दर्द होता है, हम सब या तो घर में किसी से पूछ लेते हैं या खुद ही दूसरों को सलाह देते हैं या केमिस्ट से जाके हम कुछ ना कुछ पेन किलर ले लेते हैं। क्या जब भी इस तरह की जोड़ों की समस्या शुरू होती है, वो कौन सा पॉइंट होगा जब हमें विशेषज्ञ के पास जाना है और आगे की दिशा तय होनी है? कोई जांच होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें? सबसे पहले तो मैं व्यूअर को ये बताना चाहूँगी कि पेन किलर आर्थराइटिस का इलाज नहीं है। जैसा मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बोलती हूँ, पेन किलर्स आर प्लेन किलर्स, राइट? सो इवन पेशेंट को अगर ज़रूरत भी है तो वी एंड अप गिविंग पैरासीटामॉल रादर दैन गिविंग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो बिल्कुल बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिनके, पर्टिकुलरली एल्डरली पेशेंट्स में, इनके माता पिता को प्रॉब्लम है, उसमें वो अगर खूब पेन किलर ले रहे हैं तो उसका गुर्दे पे असर हो सकता है और हमारा जो गट है, स्टमक पे असर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो पेन किलर्स तो अवॉइड करने चाहिए। कोशिश ये करनी होगी कि ये क्यों हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कि इनके सिम्टम्स कम हो सके। दूसरा ये कि कब जाना चाहिए स्पेशलिस्ट के पास। तो अगर कभी कभार दर्द हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर जॉइंट में सूजन हो रही है, जॉइंट में स्वेलिंग आ गई है, चाहे वो एक दिन की है, तो मैं सजेस्ट करूंगी डॉक्टर को कंसल्ट करें, राइट? और कौन डॉक्टर होना चाहिए? यूजुअली फिजिशियंस, अगर ट्रॉमा नहीं हुआ है उस जॉइंट में तो, जी, राइट? बिकॉज दे आर मेडिकल डॉक्टर्स, वो उन्होंने इन चीज़ों को पढ़ा समझा होता है, तो वो एक चीज़। दूसरा, अगर परसिस्टेंट स्टिफनेस हो रही है, सुबह सो के उठे और मोर देन 30 मिनट्स, जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल स्टिफ है बॉडी, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरता है तो वो स्टिफनेस कम होती जाती है, जी, तो डॉक्टर को ज़रूर मिले। क्योंकि जो मैकेनिकल स्टिफनेस होती है उसमें क्या होता है, जैसे आप एक्टिविटी करते हो तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो हमारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें एक्टिविटी के साथ स्टिफनेस इंप्रूव होती है। थर्ड, अगर आर्थराइटिस के साथ फीवर हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो रही है, आइज़ की प्रॉब्लम हो रही है या कोई और सिग्निफिकेंट सिम्टम आ रहा है, तो स्पेशलिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। जी, और हमारे पास हमारे बहुत दर्शकों के ईमेल्स आने शुरू हो गए हैं। जैसी उम्मीद थी, हमेशा ऐसा होता ही है, कुछ लोगों को घुटने में से आवाज़ आती है और आवाज़ कैसी आती है वो भी उन्होंने लिखा है। अब कुट है या कट है ये तो समझना मुश्किल है क्योंकि रोमन में लिखा है उन्होंने। और एक सबीरा हैं हमारी दर्शक श्रीनगर से, उन्होंने भी लिखा है उनको भी घुटने में तकलीफ है। डॉक्टर यादव से उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अमूल्य हैं हैदराबाद से। अमूल्य जी, आपका बड़ा स्वागत है, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं? सर, अगर हमारे घुटनों में ये साइनोवियल फ्लूइड बोल के एक फ्लूइड होती है ना, वो एक्चुअली विद एज वो डिजनरेट होती जाती है ना, अगर हम लोग उसको रीजनरेट करने की कोशिश करते तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती ना कि पेन किलर्स देते उनको, पेशेंट को इतना सताना। आपके अंकल की उम्र क्या है? 40 ईयर्स। 40 ईयर्स है। तो असल में 40 ईयर्स की एज में घुटनों में स्वेलिंग होना बहुत कारण हो सकते हैं। इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें बताई नहीं हैं। हो सकता है इनको और जोड़ों में भी दर्द हो, जैसे स्पाइन में हो, कोई और जोड़ में हो सकता है, स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी टाइप की जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है उसका एक कंडीशन हो। बहुत तो इनको जांच करानी चाहिए, विशेषज्ञ के पास जाएं डेफिनेटली विशेषज्ञ के पास उसमें लापरवाही ना करें। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। जी, शशिकांत चौधरी जिनके ईमेल का हमने जिक्र किया था, डॉक्टर यादव बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, वो ये जानना चाहते हैं, 24 वर्ष के हैं, इनका वजन 75 किलो, हाइट इन्होंने लिखी है 5 फुट 9 इंच, रोज़ाना दौड़ते हैं 1 से 2 किलोमीटर और सिटअप्स भी करते हैं, लेकिन इनके जो घुटने के जोड़ हैं उनमें से आवाज़ आती है कुट या कट। एक तो ये है, और दूसरा जो सबीरा का हमने आपको बताया था, सबीरा की उम्र 20 वर्ष है और वो जब भी घुटनों को मोड़ती हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। उनकी उम्र 20 वर्ष,
उनको तकलीफ जब 12 वर्ष की थी तब से ये तकलीफ है, डॉक्टर ने कहा कि टीनेज में ऐसा हो जाता है, लेकिन ये अब भी हो रहा है इनको, दोनों के लिए क्या करना? देखिए, जैसे जो नॉर्मल ऐसे आवाज़ जो आती है घुटने में, कई बार सामान्य भी आती है, बहुत से लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने में भी आती है। हाँ जी, तो वो सामान्य भी होती है, वो कोई डिजीज नहीं होती है। लेकिन पहले ये डिसाइड करें कि वो सामान्य है या किसी डिजीज की वजह से आ रही है, उसके लिए किसी विशेषज्ञ को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि घुटने का जो पटेला बोन होता है, अगर वो लेटरलाइजेशन होता है, बाहर खिसकता है, उससे भी स्नैपिंग साउंड होती है, उससे भी आवाज़ आती है। तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं सिंपल टैपिंग मैकेनिज्म से। जी ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो मेनिस्कस होता है वो डिस्कॉइड टाइप होता है, उसमें भी आवाज़ आती है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो, पेन करे, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके उसको रिमूव कराना चाहिए, तभी ये समस्या का हल हो सकता है। जी, तो दोनों को ही एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए जी। और कुछ लोगों को चलते हुए अगर उनका घुटना, उनको लगता है कि पाँव रखते हुए थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, वो क्या समस्या होती है? वो बेसिकली गिव अवे कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है, जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, आगे वाली मसल घुटने के, वो वीक हो जाती हैं, तो उससे उस तरह का सेंसेशन होता है। ये सब आर्थराइटिस की वजह से होता है, ये अलग समस्या? ये अलग समस्या है, अलग समस्या है। लेकिन आर्थराइटिस पैदा कर सकती है आगे जाके, अगर इसको हम ट्रीट ना करें। जी। डॉक्टर अजय शुक्ला, दवाओं की हमने बात कही है, उसके अलावा जो है सर्जरी का जब जिक्र आता है तो किसी भी पेशेंट को ये लगता है कि अगर रिप्लेसमेंट की भी बात आती है, ख़ास तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में जिक्र आता है हिप रिप्लेसमेंट या नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का, उसके अलावा क्या कुछ और सर्जरीज की जा सकती हैं अगर करेक्टिव सर्जरीज की बात करें, और कब ज़रूरत होगी कि कोई भी व्यक्ति सर्जरी के लिए जाए? सर्जरी बेसिकली तब किसी को जाना पड़ता है जबकि उसने बाकी सारे ट्रीटमेंट्स एग्जॉस्ट कर लिए और उसको जितना उम्मीद है, जितना उसको फ़ायदा होना चाहिए था, डॉक्टर को भी लग रहा है उतना फ़ायदा नहीं हुआ, पेशेंट को भी लग रहा है उसको फ़ायदा नहीं हुआ, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तब वो सर्जरी की स्टेज आती है। उसमें सर्जरीज़ पहले तो बहुत होती थी, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ वगैरह होते थे, बट आजकल क्योंकि मेडिसिन्स बहुत एडवांस हो गई हैं तो यूजुअली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। साइनोवेक्टमी एक सर्जरी होती जो जॉइंट की झिल्ली को काट के निकाल दिया जाता था, आजकल उस सब सर्जरीज़ की ज़रूरत बहुत कम पड़ गई है। बहुत कम होता है कि पेशेंट्स होते हैं गठिया के बाद उनको कंट्रैक्चर्स वगैरह डेवलप होता है, और वो यूजुअली होते हैं जो दवाई लेट स्टार्ट करते हैं, जो अपनी बीमारी को निगलेक्ट करते हैं, तो उनमें जाके फिर जब जॉइंट टेढ़ा हो जाता है और वो फिजियोथेरेपी से भी नहीं ठीक हो रहा है और दूसरे अप्लायंसेस को लगा के भी नहीं ठीक हो रहा है, तो हो सकता है उसको करेक्ट करने के लिए आपको सर्जरी करानी पड़े। कई दफ़े हम लोग दूरबीन डाल के, जिसको हम लोग की होल सर्जरी करते हैं, छोटा सा कट लगा के जॉइंट के अंदर देखते हैं, डायग्नोसिस के लिए भी किया जाता है, छोटे मोटे आर्थराइटिक कंडीशंस को भी उससे ठीक किया जा सकता है। एंड और सर्जरीज़ हैं जैसे कि ऑस्टियोटमीज़ हैं जिनके जॉइंट्स टेढ़े होते हैं, जो अलाइनमेंट है टांग का, ख़ास तौर से लोअर लिम्स का, वो अगर टेढ़ा है तो जॉइंट पे फिर लोडिंग जो है अनइवन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जॉइंट बहुत रैपिडली ख़राब होता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए ऑस्टियोटमीज़ की जाती हैं। तो वो एक ग्रुप है। जॉइंट डिब्राइडमेंट्स लोग करते हैं जिसमें पस पड़ जाता है, वो जॉइंट को उससे पस निकालना बहुत ज़रूरी, इवैक्यूएट करना। तो ऐसे बहुत सारी सर्जरीज़ हैं। रिप्लेसमेंट्स तो एक ग्रुप हो गया, बट बाकी बहुत सारी सर्जरीज़ हैं जी। और कौन सा तरीका अपनाना है ये विशेषज्ञ ही तय करेंगे, ये देखने के बाद कि जो व्यक्ति है, जो रोगी है, उसकी स्थिति क्या है। फिलहाल दिल्ली से सत्यनारायण श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। आपका स्वागत, सवाल पूछिए जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरी धर्म पत्नी जिनकी आयु 72 साल है, उनके दोनों घुटनों में बहुत सालों से तकलीफ है और वो कोई भी दर्द की दवाई नहीं खाती हैं जी। हमने उनके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया था, वो काफी दिन से, लगभग 1 साल हो गया, वो सिर्फ अल्ट्रासोनिक मसाजिंग कर देते हैं, एक पेन किलर ऑइंटमेंट लगा करके उस पे अल्ट्रासोनिक मसाजिंग कर देते हैं, थोड़ी देर ठीक लगता है, लेकिन उससे क्या ये काफी है? एक दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई डाइटरी सप्लीमेंट जैसे ग्लूकोजामिन आती हैं, वो या एक सैम ई नाम की दवाई हमें एक डॉक्टर साहब ने बताई थी, वो भी सालों सालों से खाती हैं, इसका कुछ लाभ होता है क्या? काइंडली कृपया बताएं।
जी डॉक्टर उमा कुमार क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, उनका वजन कितना है, अगर ये लाइन पे हैं तो बताएंगे। जी वजन नहीं बताया सत्यनारायण जी, आपकी वाइफ का वजन कितना है? इनका वजन जी सामान्य है, बिल्कुल भी अधिक नहीं है, लगभग 65-66 किलो है। ठीक है, राइट। सो इट सीम्स शी हैज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसा कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन उसमें यह है कि जो ये बहुत अच्छी बात है कि वो पेन किलर नहीं खाती हैं और ज़्यादातर फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करती हैं। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होते हैं। अगर नी अफेक्टेड है, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस जिसमें मसल स्ट्रेंथनिंग हो तो नी पे वेट कम पड़ता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अवॉइड करनी होती हैं, जैसे कि स्क्वाटिंग नहीं करना और बिल्कुल नीज पे प्रेशर ना दें, ऐसा कोई भी काम ना करें, राइट। वॉक कर सकते हैं जितना चाहें उतना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम कर दें, तो ये सारे प्रिकॉशन लें। थोड़ी प्रॉब्लम तो रहने वाली है, हमारी स्किन भी एज होती है, चेंजेस आते हैं, ऐसे जॉइंट में भी चेंजेस आते हैं। 72 वर्ष की हैं वैसे भी वो। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि नी का एक्सरे करके ये देखा जा सकता है कि डैमेज कितनी है नी जॉइंट में, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली डिसीजन कैन बी टेकन व्हाट इज टू बी डन। टेस्ट कराने चाहिए। हाँ, टेस्ट कराने चाहिए। डॉक्टर उमा कुमार, हमारे पास बहुत से ईमेल्स घुटनों की शिकायत को लेकर, ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर भी हैं। खुशी ने एक हमें ईमेल भेजा है, वो ये लिखती हैं कि पहले तो उन्होंने धन्यवाद दिया है ये विषय चुनने के लिए, तो धन्यवाद तो आप सभी विशेषज्ञों का यहाँ आने के लिए। और ये जानना चाहते हैं कि आर्थराइटिस की समस्या अधिकतर महिलाओं में क्यों होती है, उसके कारण क्या हैं और महिलाओं को क्या करना चाहिए कि उन्हें ये समस्या ना हो। इनफैक्ट वेरी गुड क्वेश्चन। जो फीमेल हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं सीरियस टाइप की आर्थराइटिस से, मैं बोलूँगी। जो हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस आती है, और अगर प्रोपोर्शन देखें दैट इज़ 9:1, 9 फीमेल्स एंड 1 मेल, राइट। तो इसकी वजह ये देखी गई है कि उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो वो प्रीडिस्पोज करता है, सेकंड कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं जो उनको प्रीडिस्पोज करते हैं आर्थराइटिस के लिए। तीसरी चीज़ अगर बात करें नॉन इन्फ्लेमेटरी ग्रुप की जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, तो जो उनकी रोज की दिनचर्या है, घर में सफाई करना, क्लीनिंग द फ्लोर, झाड़ू लगाना, और जो पोछा लगाते हैं तो झुक के घुटने मोड़ के लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ उठानी है तो उनका पोस्चर, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर कि काम कैसे करना है, तो वो स्ट्रेस पड़ता है, उससे उनके घुटने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी इग्नोरेंट भी हैं और उसको बहुत इग्नोर करती हैं, तो वो चीज़ भी एक मेजर फैक्टर है। डॉक्टर उमा कुमार, महिलाओं की बात यहाँ पर आ गई है, आपसे ये ज़रूर समझ लें, क्योंकि आप कह रही हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो अर्ली एज में होगा। फीमेल्स की अगर बात करें, मान लीजिए पेशेंट है, आर्थराइटिस हो गया है, अब अगर फैमिली का प्लान करती हैं वो, या फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने की बात आती है, या प्रेगनेंसी क्या नॉर्मल हो पाएगी या नहीं, तो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो किस तरह के बदलाव करने होंगे अगर कोई पेशेंट या फीमेल स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं और आर्थराइटिस की पेशेंट है? एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर किसी भी लेडी को आर्थराइटिस है तो बहुत ही नॉर्मली लें उस चीज़ को। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसकी लाइफ आगे जाके ख़राब हो जाएगी और शी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन हर सेल्फ। होता क्या है कि जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई भी आर्थराइटिस पेशेंट को होती है तो वो कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं, और यूजुअली वो मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन में भी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने पड़ते हैं। बट इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कुछ मेडिसिन चेंज करने पड़ते हैं, मॉडिफाई करने पड़ते हैं, उनको सेफ मेडिसिन पे रखा जाता है जिससे कि फीटस को कोई प्रॉब्लम ना हो और लेडी कैन कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है और वो किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए एंटीनेटल पीरियड में। और रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, येस दे कैन, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करा सकती, लेकिन बस यही है कि दवाओं की डोज मॉडिफाई करनी पड़ती है, कुछ दवाएं बंद करनी पड़ती हैं, जो सेफ दवाएं हैं आर्थराइटिस की वो शुरू करनी पड़ती हैं, और बाकी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रिगार्डिंग मोड ऑफ डिलीवरी, दैट डिपेंड्स कि कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है। अगर हिप जॉइंट इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आए और सिजेरियन सेक्शन प्लान करना हो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि सारे आर्थराइटिस के पेशेंट्स में
सिजेरियन सेक्शन ही होता है। जी। और इससे पहले कि हम सूर्यभान जी से ये समझने की कोशिश करें कि सही पोस्चर क्या होंगे, डॉक्टर यादव हम आपसे ये जानने की कोशिश करें, जैसे बातचीत में डॉक्टर उमा ने ये भी कहा कि वॉक बहुत ज़रूरी है, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो वॉक की जब बात आती है तो बहुत से लोग तो चप्पल में भी वॉक करते हैं, सैंडल में भी वॉक करते हैं और कभी कभी फॉर्मल जूतों में भी वॉक करते हैं। तो फुटवेयर कितना इंपॉर्टेंट है और जहाँ वॉक कर रहे हैं वो सतह कितनी ज़रूरी है, ज़रा बता दें। देखिए, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी वॉक करें, एक तो बिल्कुल फ्लैट शू होना चाहिए और उसका रेजिलेंस अच्छा होना चाहिए। रेजिलेंस अच्छा होता है, आजकल डिफरेंट सोल मटेरियल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे EVA है, दूसरा पॉलीयूरेथेन है। पॉलीयूरेथेन देखते हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमेशा यूज़ करें तो पॉलीयूरेथेन वाला सोल वाला ही शू यूज़ करें। और दूसरा जो टेरिन की बात कर रहे हैं आप, ज़्यादातर हम देखते हैं कहीं भी वॉक पे जाते हैं तो वॉकिंग ट्रैक बिल्कुल पक्के होते हैं, कंक्रीट वाले बने होते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो उसका थ्रस्ट आएगा वो नी जॉइंट को बहुत ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करेगा, तो उससे वेयर एंड टेयर होएगा, तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाएगी अर्ली एज में। तो जो टेरिन होना चाहिए वो ग्रेवल वाला हो, कच्चा वाला हो, या वॉकिंग प्रॉपर ट्रैक हो जिसमें बाउंसिंग बैक इफेक्ट हो, तो उसका इफेक्ट फिर बॉडी के जॉइंट्स के ऊपर नहीं होगा। और जूते कब बदलने चाहिए, जब फट जाए तब? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली जूते का जितना हम स्टेप पर साइकिल, एक लाइफ होती है, उसमें ब्रीदिंग कैपेबिलिटी भी होती है, दूसरा उसकी रेजिलेंस भी, कैपेसिटी खत्म हो जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वैसे अगर हम कुछ स्टडीज को देखें, वो कहते हैं 500 माइल्स एक कैपेसिटी होती है जूते की, लेकिन जैसे रेगुलर वॉक करता है तो नॉर्मली आप 10-15 माइल्स भी लोग वॉकर होते हैं, भागते हैं या ट्रैकिंग करते हैं, तो उनके हिसाब से उसकी लाइफ और जल्दी कम हो जाती है। लेकिन जूता फटने का इंतजार नहीं करना चाहिए, आप कितने एक्टिव हैं उसके हिसाब से उसको समय रहते बदलना चाहिए। उसका एक दूसरा तरीका भी है देखने का कि जूते को जब भी आप मोड़ के देखेंगे, अगर उसमें रिजेस नहीं हो रही हैं तो यानी कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा फोल्ड पड़ रहे हैं तो यानी कि अभी ठीक है, पहन सकते हैं। तीसरी उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो खुद देख सकते हैं कि फुट में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, जोड़ों में कहीं दर्द शुरू हो गया उसके पहनने के बाद, तो अभी उसको इमीडिएटली बदल देना चाहिए। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं आर्थराइटिस यानी गठिया के बारे में। ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। देश का राष्ट्रीय समाचार चैनल अब आपके मोबाइल फोन पर लाइव। अब खबरें कभी भी कहीं भी देखिए, प्रमुख वीडियोस, ताजा खबरें और लगातार न्यूज अपने मोबाइल फोन पर। आज ही डाउनलोड करें डीडी न्यूज मोबाइल ऐप। एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाएं, डीडी न्यूज सर्च करें, ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करें और रहें हर पल खबरों के साथ। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर, हर शाम 5 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आर्थराइटिस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और जान लेते हैं सूर्यभान सिंह जी से कि किस तरह के पोस्चर्स रखने चाहिए जिससे जो जोड़ों की समस्याएं होती हैं उनसे बचाव किया जा सके। सूर्यभान सिंह जी, आपसे ये जान लें कि किस तरह के पोस्चर्स कोई व्यक्ति रखे, क्योंकि जनरली ये होता है कि खड़े होते उठते बैठते समय बहुत सी दिक्कतें आती हैं और पोस्चर्स का ध्यान नहीं रहता। आप बता दें किस तरह से किया जाए। पोस्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फील्ड लाइफ। अगर मान लो कोई सामान नीचे हो, जैसे बैग रखा, कोई सामान नीचे से उठाना पड़े तो आप नॉर्मली कैसे उठाते हैं? नॉर्मली ऐसे उठाते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। जब भी उठाएंगे आप नीचे बैठिए और फिर आराम से उठाइएगा। और कोई सामान उठाना है तो उसको पास से उठाइएगा,
पास ऐसे नहीं उठाना, कभी भी पास में लेके उसको रखिए जिससे वजन आपके बराबर पोस्चर पड़े, सारा वेट आपके दोनों पैरों पे होना चाहिए। और कभी भी खड़े हो समय, आम लोग खड़े ऐसे होते हैं स्टाइल में, इसमें क्या होता है सारे वेट एक पैर पे पड़ता है तो जोर उस पर ज़्यादा होता है। कभी खड़े हो तो आप बराबर वेट डाल के खड़े हो जाइएगा। और अगर बैठना है तो आम आदमी अगर बहुत देर तक कम से कम 8 घंटा बैठे काम करता है, दे सिट लाइक दिस एंड दे टाइप, ये बहुत गलत है। आप पीछे जाइएगा, ये कमर पीछे टच होना चाहिए और ऐसे बैठना चाहिए। बहुत लोग ऐसे बैठते हैं, ये भी बहुत गलत है क्योंकि हमारा बैक सपोर्ट नहीं मिलता है, इससे कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। देन वी गो लाइक दिस ऑल्सो वेरी बैड पॉस्चर। कभी भी आप बैठते लोग ऐसे कर लेते हैं, ये भी एक तरीका होता है। लोग कहते हैं कि बैठे बैठे फिर चेंज करते हैं अपने पॉस्चर को, इससे पॉस्चर चेंज करने से लोग आराम तो मिलता है लेकिन वो गलत पॉस्चर होता है। इसलिए जब भी कोशिश करें ऐसे बैठें। जी, तो बहुत ज़रूरी है सही पोस्चर का ध्यान रखना जब भी आप कोई क्रिया कर रहे हों। इस जानकारी के बाद टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का एपिसोड 582 का सवाल था कि बरसात के मौसम में इनमें से कौन सी सावधानी रखना ज़रूरी है। 4 ऑप्शंस थे आपके पास, सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोना, बाजार के कटे फल और सब्जियों से परहेज और पानी उबाल कर पीना, ये सभी करना ज़रूरी है बरसात के मौसम में बीमारी से बचाव के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानने से पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि आर्थराइटिस के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, आर्थराइटिस से ग्रस्त सभी व्यक्तियों के लिए स्टेरॉइड लेना जरूरी होता है। ऑप्शन बी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जान का खतरा हो सकता है। या फिर ऑप्शन सी, आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकती है। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों में भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख दीजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 582 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट करें डॉक्टर अजय शुक्ला से, जिनके सामने सारी करेक्ट एंट्रीज हमने रख दी हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के लकी विनर का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। ये मिस्टर जितेंद्र कपूर हैं, कौशलपुरी कानपुर के। जितेंद्र कपूर जी को बहुत बधाई। और अब शुरू करते हैं रैपिड फायर, छोटे छोटे सवाल छोटे जवाब। डॉक्टर उमा कुमार, पहला सवाल आपको। आर्थराइटिस से सिर्फ जोड़ ही प्रभावित होते हैं? गलत, आर्थराइटिस से डिफरेंट ऑर्गन्स पे असर पड़ सकता है। डॉक्टर अजय शुक्ला, मोटापा, बुढ़ापा या चोट, इनमें से क्या कारण हो सकता है आर्थराइटिस का? मोटापा ज़्यादा है और चोट में इस ऑर्डर में, और थर्ड ऑफ कोर्स तीनों ही हो सकते हैं। बुढ़ापा तो होना ही है। जी। डॉक्टर यादव, खट्टी और ठंडी चीजें खाने से आर्थराइटिस में तकलीफ बढ़ जाती है, ये सही है या गलत? ये गलत है। डॉक्टर उमा कुमार, हर तरह के आर्थराइटिस की जांच सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही की जा सकती है। काफी हद तक ये सही है। डॉक्टर शुक्ला, एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक दवाओं का लंबे समय तक सेवन किया जा सकता है? गलत। डॉक्टर यादव, सूजन और दर्द में राहत के लिए ठंडी सिकाई बेहतर है या गर्म सिकाई? ठंडी सिकाई। डॉक्टर उमा कुमार, आर्थराइटिस में स्टेरॉइड से इलाज जरूरी भी है और सुरक्षित भी? स्टेरॉइड हर आर्थराइटिस में जरूरी नहीं है। डॉक्टर अजय शुक्ला, क्या सभी रोगियों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है? जी नहीं। डॉक्टर यादव, जिन्हें आर्थराइटिस के लक्षण हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उन्हें बेसिकली डॉक्टर से जल्दी परामर्श लेना चाहिए और जो भी वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। डॉक्टर उमा कुमार, आर्थराइटिस से कोई भी व्यक्ति कैसे बच सकता है? काफ़ी हद तक बचा जा सकता है अगर अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखें और न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें। डॉक्टर अजय शुक्ला, क्या आर्थराइटिस से होने वाले नुकसान को समय रहते कम किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, अगर आप इसका जल्दी डायग्नोसिस करा लें, जल्दी ट्रीटमेंट ले लें, तो अंत में आपका नुकसान भी बहुत कम हो सकता है बिल्कुल ना हो। डॉक्टर यादव, क्या आर्थराइटिस रोगी भी दर्द मुक्त और सामान्य जीवन जी सकता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल जी सकता है।
जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर एस.एल. यादव, डॉक्टर अजय शुक्ला, डॉक्टर उमा कुमार और सूर्यभान सिंह जी आपका। हमारे विशेषज्ञों ने तमाम जानकारी आपको दे दी है। आर्थराइटिस एक ऐसा रोग है, ये कहा जाता है जल्द पहचान करनी तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही कि सही तरीके से इलाज भी उतना ही ज़रूरी है। और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे तो हम बात करेंगे एक और नए विषय के बारे में। कुंवर बेचैन का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी और अगले सप्ताह हम बात करेंगे डायबिटीज से होने वाले अंगों पर प्रभाव के बारे में। जरूर देखिएगा अगले सप्ताह टोटल हेल्थ। तब तक के लिए नमस्कार।